रात का समय, चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं और समय था रात के ठीक 10 बजे। गांव की हवा में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे प्रकृति खुद भी किसी अनजाने डर से भारी हो। आज तो गर्मी हद से ज्यादा हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर जल रहा है। तो फिर क्यों ना तालाब पे चलें, ठंडे पानी में नहाएंगे तो सारा मजा आ जाएगा। सोचना भी मत, अगर आज उस तालाब पर गए तो आज का नहाना हमारा आखिरी नहाना होगा। अरे क्या मतलब है तेरा? डराने की कोशिश मत कर। तुम लोगों को पता नहीं है क्या, आज पूर्णमासी की रात है। आज की रात उस तालाब पर 6 अप्सराएं आती हैं और जो भी उन्हें नहाते हुए देख ले वो जिंदा नहीं बचता। बस करो यार, ये सब पुरानी कहानियां हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। तालाब पर जाना एकदम बढ़िया आइडिया है। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। मैं तो आज तालाब में नहाकर ही रहूंगा और देखूंगा भी तुम्हारी उन 6 अप्सराओं को। रवि अब अकेला था, लेकिन उसके अंदर का घमंड उसके डर से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और तालाब की तरफ देखने लगता है। तालाब तो बिल्कुल खाली है, एक भी अप्सरा नहीं। मुझे पहले ही पता था। अचानक पायल की आवाज, छन छन छन। रवि की हंसी वहीं रुक जाती है। उसका चेहरा धीरे धीरे सख्त हो जाता है। सामने से 6 औरतें आती हुई, सबने पहना हुआ लहंगा, चुनरी और चेहरों पर गहरा घूंघट। एक एक करके वो सभी तालाब में उतरती हैं, पानी कंधों तक, और फिर धीरे धीरे हंसने लगती हैं। उनकी हंसी रात के सन्नाटे को चीर रही थी। रवि अब चुपचाप देख रहा था, लेकिन उसके दिल में डर घर करने लगा था। अचानक एक मच्छर रवि के पैर पर काटता है। आह! जैसे ही आवाज निकलती है, सभी अप्सराएं एकदम चुप हो जाती हैं। रवि नीचे झुकता है, अपने पैर को सहलाता है और फिर ऊपर देखता है। कुछ सेकंड पहले वहां 6 अप्सराएं थीं, लेकिन अब रवि हैरानी से, ये 3 कैसे रह गई? बाकी 3 कहां गई? अचानक उसे महसूस होता है कोई उसके पीछे खड़ा है। रवि धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और जैसे ही मुड़ता है, उसके सामने 3 घूंघट वाली अप्सराएं खड़ी होती हैं। उनके चेहरे नहीं दिख रहे, लेकिन उनकी मौजूदगी ही खौफनाक थी। उस रात रवि ने सिर्फ अप्सराओं को नहीं देखा था, बल्कि अपनी मौत को खुद बुलाया था। लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। असम का एक शहर गुवाहाटी, जहां रहती थी रिया अपने परिवार के साथ। हम लोग कितने खुशनसीब हैं ना, भगवान की कृपा से हमारी जिंदगी कितनी अच्छी चल रही है। शादी भी अच्छी हुई, तुम्हारा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है और हमारा परिवार भी पूरा हो गया। भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा है। बस एक काम अभी भी बाकी है। कौन सा काम? हमारे गांव माधवगढ़ में जो जमीन और पुश्तैनी मकान है, उसे बेचकर मैं अपनी कंपनी की नई ब्रांच शुरू करना चाहता हूं। लेकिन काम इतना ज्यादा है कि वहां जा ही नहीं पा रहा। जिंदगी जब सबसे ज्यादा सही चल रही होती है, तभी वो सबसे बड़ा झटका देती है। रिया की बेटी स्कूल से लौटती हुई अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी, एक पल और सब कुछ बदल गया। रिया की बेटी एक एक्सीडेंट में हमेशा के लिए चली गई। एक मां के लिए उसके बच्चे का जाना सिर्फ दुख नहीं होता, वो उसकी पूरी दुनिया को खत्म कर देता है। शिवम भी टूट चुका था, लेकिन वो खुद को संभाल रहा था। मेरे हिसाब से हमें कुछ दिन के लिए माधवगढ़ चलना चाहिए। वहां का घर देख लेंगे, जमीन भी, और तुम्हारा भी मन थोड़ा बदल जाएगा। रिया चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। करीब 4 घंटे के सफर के बाद वो माधवगढ़ पहुंच गए। जैसे ही वो कार से उतरते हैं, सामने आते हैं मुखिया और कौशल्या। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते बेटा, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं,
ये मेरी पत्नी है रिया। रिया शांत, गम में डूबी हुई। कौशल्या और मुखिया दोनों उसके चेहरे को गौर से देखते हैं। वाह पापा, ये हमारा घर है, इतना बड़ा। हाँ बेटा, ये हमारा ही घर है। तो फिर इसे बेच क्यों रहे हो? शिवम चुप हो जाता है, उस सवाल को नजरअंदाज कर देता है। घर अंदर से भी शानदार। बंकू खुशी से इधर उधर भाग रहा है। देखो बंकू कितना खुश है यहाँ। हाँ, क्योंकि उसे यहाँ किसी की कमी महसूस नहीं हो रही। कौशल्या और मुखिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चित्रा के जाने का दुख मुझे भी है। दिन गुजरते गए, लेकिन रिया का दर्द वैसा ही रहा। 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसके दिल की बेचैनी कम नहीं हुई। एक दिन कौशल्या रिया के पास बैठती है। अगर तुम्हें अपनी बेटी से एक बार बात करने का मौका मिले तो क्या तुम इस दर्द से बाहर आ जाओगी? रिया चौंक जाती है। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। कैसे? हमारे गांव के जंगल में एक तालाब है। हर पूर्णमासी की रात वहां 6 अप्सराएं आती हैं। अगर कोई उन्हें सिर्फ देखने जाए तो वो उसे मार देती हैं, लेकिन अगर कोई अपने मरे हुए किसी अपने से बात करना चाहे तो वो उसकी मदद करती हैं। रिया की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखती है। रिया, वो तालाब कहाँ है? क्या मैं अपनी चित्रा से बात कर सकती हूँ? सिर्फ पूर्णमासी की रात, और वो 3 दिन बाद है। लेकिन ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। रिया बस उसे देखती रहती है और धीरे से सिर हिला देती है। रिया के अंदर अब दर्द के साथ साथ एक उम्मीद भी जन्म ले चुकी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये उम्मीद उसे किस अंधेरे की ओर ले जाने वाली है। रात, वो आखिरी रात। कौशला और रिया दोनों उस तालाब के पास चली जाती हैं। कौशला आगे नहीं जाती, उस पेड़ के पास ही रुक जाती है। रिया आगे बढ़ जाती है। रिया देखती है कि रात के 9 बजे से आसारा उस तालाब में नहाने के लिए आ रहा है। एक एक करके सारी औरतें उस तालाब में नहाने लगती हैं। तभी मौका देखकर रिया जोर से बोल उठी। सुनो देवी, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। कृपया मेरी उससे बात करा दो। मैं उसके लिए बहुत सिसकता हूँ, रोता रहता हूँ। तभी आसारा सभी रिया की तरफ देखने लगे और बोलने लगे। ऐ दुष्ट लड़की, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम्हें अपनी बेटी से मिलने की इतनी ही चाह है तो बाद में जो कुछ भी होगा उसके लिए पछताना मत। जो भी हो जाए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। तुम्हारे बेटी से बात करने के लिए तुम एक बेटी की सीस तालाब में डाल दो। तभी रिया ने अपनी बेटी का एक पुतला तालाब में डाल दिया और अचानक उसकी बेटी तालाब पर प्रकट हो गई। अपनी बेटी को देखकर रिया पागलों की तरह बेचैन हो गई। वो उससे लंबे समय तक बातें करती रही। कुछ देर बाद रिया अपनी बेटी को अपने पास बुलाने लगी। वो ये भूल गई कि उसे बाहर बुलाने का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। कौशल ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, अगर तालाब से बाहर बुलाया गया तो बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन उस पल रिया सब कुछ भूल गई और अपनी बेटी को तालाब से बाहर बुला लिया। उसके बाद रिया अपने घर चलने जाती है, लेकिन रिया को ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे पीछे आ रहा था। और तभी रिया को कशेरुल्ला मिलता है और तभी कशेरुल्ला पूछता है कि तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? रिया को कहीं बुलाती हुई दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रिया अपने बेडरूम में जाकर सोने लगती है। नींद में उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी बेटी उसके बगल में सो रही है। रिया अपनी आंखों से देखती है, उसकी बेटी उसके पास उसी बिस्तर पर लेटी हुई है, लेकिन वो कुछ नहीं करती, उसे ऐसे ही सोने देती है। सुबह जब रिया की आंख खुलती है तो वो देखती है बिस्तर पर वो बिल्कुल अकेली है। दिन के समय रिया को ऐसा भ्रम होने लगा कि वो अपनी बेटी को जगह जगह देख रही है। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। रात में तो ये और भी बढ़ गया। रिया अपने बच्चे से बातें करने लगी, जैसे वो सच में उसके सामने हो। तभी उसका पति अंदर आया और हैरानी से बोला, तुम किससे बात कर रही हो?
अरे नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। मैं तो बस अपने आप से बात कर रही थी। अपने पति को ये नहीं जानने दिया कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। अगले दिन जैसे ही रात के ठीक 9 बजे पूरा गांव अचानक से खामोश हो गया। हवा तक जैसे थम गई थी। न कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, ना ही किसी इंसान की हलचल। चारों तरफ सिर्फ डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी दूर से हल्की हल्की पायल की आवाज सुनाई देने लगी। धीरे धीरे वो आवाज तेज होती गई। तभी गांव का एक आदमी जाफर गांव के मुखिया को सारी बातें बताने लगा। छन छन छन। वे सभी एक ही दिशा में जा रही थीं, उस पुराने जर्जर घर की तरफ। वहीं घर जहां रिया अपने परिवार के साथ रहती थी। रिया को अचानक बेचैनी महसूस होने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। और फिर बिना किसी आवाज के दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। एक एक करके वो सभी आसारा उस घर के अंदर दाखिल होने लगे और पूरा घर एक अजीब, ठंडी और डरावनी मौजूदगी से भर गया। दरवाजा अचानक खुला और सारी आसरा अंदर आ गई। सारी आसरा अंदर आकर रिया के शरीर में समा गई और उसका पति हैरान हो गया, ये क्या हो गया? और रिया ने एक अजीब नया रूप धारण कर लिया। तभी उसका पति बोल उठा, अरे रिया, तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है? ये लोग कौन है और तुम कुछ क्यों बोल नहीं रहे हो? रिया कुछ नहीं बोली और वो अपने गांव के शोर की तरफ चली गई। गांव में सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे। वहां जाकर रिया बोल उठी, मैं सबको न्याय दिलाऊंगा। जिन्होंने गद्दारी या गलत काम किया है उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करवाऊंगा। 60वें असरानी गांव की रक्षा के लिए, जो गांव की रक्षा करता था और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता था, अब रिया के शरीर में आंसू का था, क्योंकि रिया ने 7वीं अशरा के नियम तोले थे। अब 7वीं अशर आ बन जाएगी और उसके बाद वो लोगों के पास चली जाएगी। तभी रिया के पास उसकी आकर उससे बोलने लगी, अरे यार, तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है? तुम घर चलो, जल्दी चलो। तभी 60 असारा ने उसके पति को एक जोर का झटका दिया और वो जमीन पर गिर गया। उसके बाद उस घर चला गया और जब अगले सुबह उसका अपने रिया को ढूंढने लगा तो उस वृक्ष के पास पड़ी हुई थी। तभी उसने रिया को जगाने लगा। जब रिया जग गया, उसका लगा, ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? पता नहीं मेरे साथ अब क्या क्या हो रहा है। तभी रिया ने अपने पति को सारी बातें खोलकर बता दी कि उसके साथ क्या क्या हो रहा था। फिर दोनों गांव के मुखिया के पास चले गए। मुखिया जी, मेरी पत्नी के साथ ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? इसका क्या समाधान है? तुम्हारी पत्नी के साथ बहुत बुरा हुआ है। मुझे कौशल्या ने बताया था कि रिया ने अपनी मृत बेटी को बुलाया था और उसे तालाब के बाहर ले आई थी। इसी वजह से ये सब हो रहा है। इसका एक ही समाधान है। जिस तरह रिया ने अपनी बेटी का एक चिस्सा तालाब में डाला था, उसे वापस निकालना होगा और फिर उसे जलाकर नष्ट करना होगा, तभी यह बंधन टूट पाएगा। अरे रिया, मैंने तुमको बोला था कि अब तुम्हारी बेटी को तालाब के बाहर मत बुलाना। अब ऐसा हो रहा है। कल रात फिर से वे तुम्हें लेने आएंगे। इस बार वे तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे और तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। बात खत्म करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए और अगले दिन का इंतजार करने लगा। अगले दिन तो सब ठीक ठाक बीता, लेकिन रात के 9 बजे के बाद वो 60 असारा अपने असली रूप में बदल गई और अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ी। इसका मतलब जो गांव में चोरी हुआ था उसका सोरा भी है। आपने एक खजाना चुराया था वहां से। अब तुम्हें साथी यासरा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद गांव का शोर शराबा करने वाला आदमी जोर जोर से जमीन की खुदाई करने लगा। खुदाई करते करते अचानक उसके घर का दरवाजा जोर जोर से कांपने लगा। उस आदमी को समझ आ गया कि 60 असारा उसे मारने के लिए आ गई है, इसलिए उसने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन तभी 60 असारा दरवाजे के अंदर ही प्रकट हो गई। वो भीतर आकर बोलने लगी, गांव का खजाना तू ही ले गया था, इसलिए अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी 60 असारा ने उस आदमी को एक कंकाल में बदल दिया और वो आदमी हमेशा के लिए मर गया। उसके बाद 60 असारा उस तालाब की ओर निकल गई
और उसका पति उसे रोकने की कोशिश करते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। तभी उसके पति ने आगे बढ़कर उसकी बेटी के पुतले को तालाब से बाहर निकाल लिया और उसे लाकर आग में जला दिया। जैसे ही ये हुआ, साठिया सारा क्रोधित हो गई और बोलने लगी, ये तुमने क्या कर दिया? अब क्या होगा? उसके बाद साठिया सारा उन लोगों को देख रही थी। रिया सामान्य अवस्था में आ गई और साठिया सारा बहुत क्रोधित हो गई। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया, लेकिन रिया की बेटी वापस नहीं आई। आज भी उस तालाब में जाने से गांव के लोग डरते हैं। तो दोस्तों, मुझे यह कहानी बनाने में कम से कम 10 घंटे लगते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें।